नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल अवेकनिंग, राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति या जागरूकता या जन जागरण। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेकंड ग्रेड के अलावा जो बाकी एग्जाम है उनमें भी एग्जाम में आता ही है जिसमें राजस्थान जीके हो। और चूंकि अब सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसके अंदर यह टॉपिक नया जोड़ दिया गया है। तो सिलेबस तो आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, ये रहा आपका सिलेबस। इसमें एक तो ये टॉपिक जुड़ा है इसमें, जैसे यहां आधुनिक राजस्थान वाले इतिहास की बात करें हम, तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा दिया था। और एक ये टॉपिक और है पॉलिटिकल अवेकनिंग। इसके बाद में आते हैं प्रजामंडल मूवमेंट। तो ये राजनीतिक जन जागरूकता क्या है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको पहले समझा देता हूं, आपके अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर ये चीज है क्या। क्योंकि पॉलिटिकल अवेकनिंग होगी तो ही आगे फिर हम देखेंगे 1938 के बाद। हालांकि प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 से होगी थी राजस्थान में, लेकिन जो एक बाढ़ आती है कांग्रेस का 1938 में, जो हरिपुरा अधिवेशन होता है सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में, वहां इन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस जो है वो समर्थन देगी, जो स्थानीय नेता हैं वो प्रयास करे अपने अपने जो स्थान है देशी रियासतों में, तो वहां स्थापना करे किसकी, प्रजामंडल की। और प्रजामंडलों का उद्देश्य क्या था कि देशी रियासतों के जो शासक हैं वो जनता की भागीदारी सुनिश्चित करे अपने शासन में। ऐसा नहीं है कि जो राजा है वही सब कुछ कर रहा है, उसी के व्यक्ति हैं वही सारे मंत्री बन रहे हैं, वही नियम बना रहे हैं, जनता का कोई लेना देना नहीं है। तो जनता जिन प्रतिनिधियों को चाहती है, जनता की भागीदारी जो है वो शासन में होनी चाहिए। यह था उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास करना। तो ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने यह कहा यहां किसको, जो हमारे नायक थे, कि साहब आप जो है प्रजामंडलों की स्थापना करें अपने अपने क्षेत्रों में, और कांग्रेस जो है आपका पूरा सहयोग करेगी। तो आपने देखा कि 1938 और इसके बाद से एक तरह से बाढ़ सी आ जाती है, प्रजामंडलों की स्थापना हो जाती है। पहले दो तीन जगह बड़ी बड़ी जगह हुई, बाकी जगह नहीं हुई। तो ये प्रजामंडल मूवमेंट के अंदर लगभग रियासतों के अंदर हमें यह आंदोलन देखने को मिले, प्रजामंडल आंदोलन। आपको मैंने पढ़ाई है प्रजामंडल। तो वो जन जन के अंदर चेतना हुई कैसे, कैसे जगे वो लोग कि वो प्रजामंडल की स्थापना करें, उसी को कहते हैं पॉलिटिकल अवेकनिंग। कि लोगों में जागरूकता आई कैसे। तो ये चीज हमें पढ़नी है, काफी अच्छा टॉपिक है। हालांकि इसमें मेन जो चीजें हैं वो तीन चार महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा है, राजस्थान सेवा संघ है, तो इस तरह से तीन चार महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, वो पढ़नी होती है हमें इसके अंदर। तो अब मैं सारी चीजें जो है वो आपको समझा देता हूं, थोड़ी सी बेसिक सी चीजें। देखिए 1857 की जो क्रांति होती है, अब मैं जो समझा रहा हूं शुरू में 2-4 मिनट ध्यान से सुनिए। 1857 की जो क्रांति हुई, आप जानते हैं वो असफल हो गई। क्रांति असफल, अब उसके अंदर जो राजस्थान का भी योगदान था, तो वो हमने 1857 की क्रांति में पढ़ा कि राजस्थान का क्या योगदान था 1857 की क्रांति में। लेकिन जो है ये क्रांति क्या हो गई थी फाइनली, असफल। लेकिन लोगों के अंदर एक चेतना, एक जागृति, एक भावना जरूर उत्पन्न हो गई कि अगर हम सम्मिलित रूप से सही तरीके से प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल सकती है, अंग्रेज ये देश छोड़ के भाग सकते हैं। तो उनके अंदर वो आई ना चीज, वो भले ही क्रांति सफल नहीं हुई लेकिन एक भावना तो आई कि अगर हम मिलकर प्रयास करते ढंग से तो निश्चित रूप से अंग्रेज 1857 में ही देश छोड़ देते। तो कैसे राजस्थान के, जो राजस्थान की जनता है, कैसे यहां से ऐसे हमारे महत्वपूर्ण नेता तैयार हुए, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। हालांकि एक चीज ये देखिएगा, हमारे यहाँ राजनीतिक जो जन जागृति है काफी, वैसे आप कह सकते हो लेट ही हुआ, 20वीं शताब्दी में। क्योंकि सबसे पहली महत्वपूर्ण कोई राजनीतिक संस्था अगर देशी रियासतों से संबंधित हमारे राजस्थान की है तो वह है राजपूताना मध्य भारत सभा, जो कि 1918 में जिसकी स्थापना होती है। तो 1947 में तो हम आजादी हो गए भाई। एक पहली बड़ी एक राजनीतिक संस्था जो देशी रियासतों के अंदर हम पढ़ते हैं वो राजपूताना मध्य भारत सभा है। तो ये क्या कारण है कि यहां काफी बाद में ये चीज शुरू होती है।
छोटी सी चीज आपको समझा देता हूं। देखिए, अंग्रेज जब भारत आते हैं तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए वो दो तरह से शासन कर रहे थे। एक तो था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत वो जगह है जहां अंग्रेज डायरेक्ट अपना शासन करते थे, और इसके अलावा दूसरी होती थी देसी रियासतें। देसी रियासतों में कौन होते थे? राजा होते थे। शासन कौन करते? राजा ही करते थे, लेकिन एक तरह से ऊपर किसके अधीन रह करके काम करते थे? अंग्रेजों के अधीन रहकर राजा काम करते थे, और उनको सालाना फिक्स जो एक पैसा होता था वो अंग्रेजों को देना पड़ता था, और अंग्रेजों का इनके आंतरिक मामलों में भी जो है वो हस्तक्षेप होता था। बाकी अंग्रेजों को डायरेक्ट शासन करने से यहां कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ यह मतलब था कि हमको साल का इतना पैसा मिल जाना चाहिए। अब देखिए, जहां अंग्रेज डायरेक्ट, जिसको हम ब्रिटिश भारत कहते हैं, अंग्रेजों को अपने काम के लिए एक बाबू वर्ग की आवश्यकता थी, तो अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए स्कूल, कॉलेज, ये सब चीजें खोली, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। क्यों? ताकि उनको एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग मिल जाए। अब जैसे सबसे पहले बंगाल की बात करें, अंग्रेज 1757 में जो प्लासी का युद्ध जीतते हैं, और 1764 में बक्सर का युद्ध, उसके साथ ही पूरी तरह से झंडा इन्होंने गाड़ दिया था बंगाल में। पूरा बंगाल इनके अधीन आ गया था, पूरा बंगाल पर इनका आधिपत्य हो गया था। तो अब आप देखिएगा, आपको एक से बढ़कर एक विद्वान समाज सुधारक वो बंगाल से मिलेंगे। वहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। जो ब्रिटिश प्रांत है, जैसे बंबई है, बंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, और यहां जिसको बंगाल प्रांत या आप जिसको कहते थे कोलकाता प्रेसिडेंसी, इधर मद्रास प्रेसिडेंसी और इधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बंबई के अंदर आपको एक से बढ़कर एक, महाराष्ट्र से एक से बढ़कर एक महान नेता निकले हैं। लेकिन यह स्थिति ब्रिटिश भारत की थी। देसी रियासतों के जो राजा थे, उस समय लगभग 550 से ऊपर रियासतें थी। देसी रियासतों के जो राजा थे वो अपने यहां स्कूल कॉलेज खोलने के कोई पक्ष में नहीं थे, क्योंकि राजा कहीं ना कहीं, राजाओं को यह लगता था कि अगर हमने स्कूल कॉलेज खोल दिए तो यहां की जो जनता है वो अपने अधिकारों के लिए, जो किसान मजदूर हर वर्ग के जो लोग हैं, वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाएंगे। तो बहुत बुरा पीटते थे। कोई मान लीजिए अगर पढ़ाई, आप एक चीज देख लीजिएगा, जितने भी समाचार पत्र निकले राजस्थान में, जितने भी कोई महत्वपूर्ण, जैसे मान लीजिए संस्था इधर से उधर कहीं ट्रांसफर हुई, तो वो कहां हुई? अजमेर में। क्योंकि अजमेर क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, और जहां अंग्रेजों का एजीजी बैठता था। तो अंग्रेजों का यह था कि कोई अगर शांतिपूर्वक काम कर रहा है, हमें बिना हस्तक्षेप किए बिना, तो कोई समाचार पत्र निकालो, चाहे कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो अजमेर से ये निकाल सकते थे, लेकिन देसी रियासतों के अंदर कोई भी समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया, राजा वहीं भिगो भिगो के मारते थे। तो यहां आप देखेंगे कि इतना हम 1918 तक पहुंच गए, तब जाकर के हमने कोई एक संस्था की स्थापना की है, राजपूताना मध्य भारत सभा। तो ये 20वीं शताब्दी का जो समय है, इस समय हमारे जो राजस्थान के कई युवा बाहर निकलते हैं, अध्ययन करते हैं, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, और दुनिया की क्या खबरें हैं क्या नहीं है, जब उन्होंने सब चीजें देखी तो उनके अंदर कहीं ना कहीं चेतना जागती है। अब जैसे मान लीजिए जो कांग्रेस है, इसके सम्मेलन वगैरह में गए, वो लोगों से मिले, ब्रिटिश भारत को देखा, बाहर निकले, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये जागरूकता आई कि हम तो आज भी बहुत पीछे हैं, और हमारे राजस्थान के अंदर भी जो देसी रियासतें हैं वहां उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, यानी जनता की भागीदारी भी शासन में होनी चाहिए। तो अब देखिए, राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति, 1857 की क्रांति हो गई, असफल हो गई, लेकिन लोगों में एक भावना जागृत हो गई। उसके बाद यहां जन जागृति के उदय होने के और कौन कौन से कारण रहे? एक तो कारण है साहित्य और पत्रकारिता। जैसे देखिए, साहित्य का जो जनता को जगाने में बहुत बड़ा योगदान है। आप आगे पढ़ेंगे कि केसरी सिंह बारट जी ने जो लिखे थे चेतावनी रात चुंगटिया, ये सब चर्चाएं हमने पहले की है। चेतावनी रात चुंगटिया, तो वो महाराणा फतेह सिंह को भेजे, और महाराणा फतेह सिंह दिल्ली तो गए, लेकिन दिल्ली दरबार में पेश नहीं हुए अंग्रेजों के सामने। इतना बड़ा फर्क पड़ता है साहित्य का। तो साहित्य जो है वो लोगों को जगाने का काम करता है। तो उस समय जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का था वंदे मातरम, वो हर जगह चर्चा पे था। मतलब वंदे मातरम आज भी आप देखिए, चाहे किसी को वंदे मातरम का अर्थ भी पता नहीं हो, लेकिन कहीं विरोध करना है या कोई भी नेता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इतना पॉपुलर जो है ये हो चुका था हर जगह।
तो ये वंदे मातरम जो गान है ये हर जगह गूंज उठा। इसके अलावा जैसे उदयपुर से सजन कीर्ति सुधाकर, अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र जो अजमेर से शुरू हुआ 1885 से, राजस्थान टाइम्स, तो ये प्रकाशित होते हैं। राजस्थान समाचार है, देश हितैषी है, परोपकारक है, तो कई समाचार पत्र हैं। उन्होंने जनता में राष्ट्रीय भावना को जगाने का काम किया। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि राजनीतिक जन जागृति जनता में आई कैसे, लोगों में कैसे आई। भाई जब जनता में जागृति आएगी तभी तो उनमें से कुछ ऐसे लोग तैयार होंगे, कुछ ऐसे युवा निकलेंगे जो एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग बनेगा। हमारे यहां पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग नहीं था। हमारे या तो राजा थे या जैसे जागीरदार ठाकुर थे, अगर आप साइड में रख दो राजा को तो, और अगर बात करें तो जागीरदार ठाकुर या तो ये, या फिर बिल्कुल नीचे किसान मजदूर ये थे। हमारे यहां पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग नहीं था। जैसा बंगाल में, महाराष्ट्र में, मद्रास में, वहां जिस तरह का एक मध्यम वर्ग तैयार हो गया, हमारे यहां मध्यम वर्ग तैयार पहले नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी में आकर के हमारे यहां मध्यम वर्ग तैयार होता है। तो ये समाचार पत्र जो है इन्होंने राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। ये इस तरह के लेख लिखते थे, जनता को जगाने का काम करते थे, दीन दुनिया की जो खबरें हैं वो बताते थे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, वो राजस्थान आते हैं। स्वामी विवेकानंद है, वो जो खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह जी, उनके पास में लगभग 5 महीने तक रहे। तो ये वो महान लोग हैं जो जिनमें राष्ट्रीयता और अपने देश के लिए जो प्रेम है वो कूट कूट के भरा हुआ था। ये कोई उस तरह का भाषण नहीं देते थे कि मतलब भगवान का ध्यान करो, मोक्ष मिल जाएगा, आत्मा की मुक्ति मिल जाए, इस तरह की बात करने वाले लोग नहीं थे ये। इनके भाषण आप सुन के देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, इतने क्रांतिकारी स्पीच हैं कि एक मुर्दे के अंदर भी जान डाल दें। अब जैसे स्वामी विवेकानंद जी यहां 5 महीने तक रहे, जो खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह जी, खूब इन्होंने लोगों को खूब स्पीच दिए, तो जनता में जागृति आई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इतने जबरदस्त वक्ता थे। ये आर्य समाज की शाखाएं राजस्थान के अंदर जगह जगह अलग अलग स्थानों पे आर्य समाज की जो ये ओपन हो गई थी शाखाएं, तो उनका काम था जनता को जागरूक करना। अब जैसे आप जो गोविंद गिरी जी का नाम आपने सुना है, गोविंद गिरी, तो उन्होंने जो संप सभा की स्थापना की थी बिलों में एकता स्थापित करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, तो गोविंद गिरी थे कौन? महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ही शिष्य थे तो यहां के गोविंद गिरी जी राजस्थान के, लेकिन थे तो इन्हीं के शिष्य। तो जो गुरु के अंदर जो भावना थी वो शिष्यों के अंदर भी आई। तो केवल ऐसा नहीं कि इन्होंने स्पीच दिया, कितने ही ऐसे जो हमारे एक से बढ़कर एक लीडर तैयार हुए यहां, तो इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा लोगों के अंदर जागृति लाने में कि भाई आप अपने हक के लिए जागरूक बनो, देशी रियासतों से अपने हक की मांग करो और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास करो, अपने राष्ट्र के लिए प्रेम करो। देशी रियासतों का मतलब आप ये मत समझो, मतलब जो आम जनता को इस तरह से स्पीच देते थे कि वैसा मेवाड़ है तो इससे बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, ये हिंदुस्तान की संकल्पना है, इसको समझिए, ये है राष्ट्र। केवल एक जोधपुर रियासत, हालांकि वैसे देखें तो मेवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत, ये राजस्थान पूरे भारत में 550 से ऊपर जो रियासतें थी ये अपने आप में सब एक देश ही थे। ये सब देश हैं, ये अपने आप में अपनी भौगोलिक सीमाएं हैं, अपने नियम है, अपने कानून है। तो जो राष्ट्रीयता की भावना लाने का काम किया कि आप सिर्फ मेवाड़ तक सीमित मत हो, ये पूरा हिंदुस्तान है, ये है हिंदुस्तान। आप सिर्फ मेवाड़ सोच के बैठ गए कि बस हम तो बस यहीं रहने वाले हैं, मेवाड़ ही है हमारे लिए, इससे बाहर सोचिए। तो ये जो है राष्ट्रीयता की भावना, प्राचीन गौरव के प्रति सजग। उस वक्त देखिएगा जो हिंदी साहित्य में, जो गुजराती साहित्य में, बांग्ला में जो राजस्थानी थे चरित्र, उनके बारे में वर्णन किया गया। कैसे? जैसे मान लीजिए महाराणा प्रताप है, और चूंकि बांग्ला के अंदर वहां हमसे पहले ही लोग जागरूक हो गए थे, तो उन लोगों को जो जागरूक किया, जागरूक करने वाले लोग थे, उनको राजस्थान के बारे में भी तो जानकारी थी। और कैसी कैसी जानकारियां, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बता रहे हैं, अरे साहब छोटी सी सेना है, क्या उन्होंने किया था मुकाबला मुगलों से, 80 किलो का भाला उठाते थे। कहां पर? अरे राजस्थान में। राजस्थान में ऐसे ऐसे में? बिल्कुल में राजस्थान में। अरे राजस्थान में तो ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिनकी गर्दन
उनका शीश उनके धड़ से अलग हो गया, फिर भी उनकी तलवार चलती रही। ऐसे ऐसे योद्धा तो बंगाली गुजराती का है, ऐसे ऐसे राजस्थान में बिल्कुल में। तो जब हम भी किसी का मान लीजिए अगर मोटिवेट होते हैं, जब हमें पता चलता है कि हमारे जो आदर्श हैं और उनका कहीं और गुणगान किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमें गौरव की भावना आती है। आज अगर मान लीजिए अमेरिका के अंदर यूएसए का राष्ट्रपति, यूएसए का प्रेसिडेंट अगर यह कहे कि मैं भारत गया और मैं निश्चित रूप से अगर मैं भारत जाता हूं तो मैं वहां राजस्थान जरूर जाना चाहूंगा और वहां भी मैं महाराणा प्रताप की जो धरती है मेवाड़, उसको मैं जरूर देखना चाहूंगा, तो निश्चित रूप से हमें गौरव की अनुभूति होगी। तो यही गौरव की अनुभूति जब यहाँ के राजस्थान वालों को पता चला कि आपके जो चरित्र, यहां जो आपके आदर्श रहे हैं, उनका वर्णन करके तो बंगाल में होगी क्रांतियां, गुजरात में होगी, ये जो भाषा जैसे हिंदी भाषी, गुजराती, बांग्ला, और आप अभी तक सोए हुए हो। तो ये जो भावना है, जब पता चला कि हमारे गौरव, इतने गौरव है कि भाई साहब हमको ही नहीं मालूम कि यार हमारे इतने खतरनाक खतरनाक योद्धा हैं जिनका बाहर इतना वर्णन किया जा रहा है, इतना गुणगान किया जा रहा है, तो उस चीज के बारे में जब हम पता चला तो यहाँ के जनता में निश्चित रूप से एक गौरव की भावना आती है अपने प्राचीन गौरव के प्रति, कि हमारे यहाँ कैसे कैसे व्यक्ति हुए हैं। और इसके बाद में देखिए आता है छपनिया का भीषण अकाल। ये छपनिया कई बार एग्जाम में पूछा भी है, कब हुआ था? तो 1899 में, 1899 तो ईस्वी है और सन हो जाएगा 1900, सन क्या, विक्रमी संवत हो जाएगा 1956। तो जब विक्रमी संवत से हमें कभी भी सन निकाल, चूंकि आप देखिए उस समय विक्रमी संवत यही चलते थे, तो छपनिया अकाल यानी 1956 विक्रमी संवत। तो विक्रमी संवत से हमें जब भी एक नॉर्मल सन निकालना होता है तो उसमें से हम 57 माइनस कर देते हैं। तो 56 में से 57 माइनस करोगे तो 1899 ही आएगा। अब जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छपनिया अकाल, ये आरएस प्री में आया था शायद 2013 या 16 का कौन सा एग्जाम था, कि छपनिया अकाल जो है वो कब पड़ा, तो उसमें लिखा आता है 1899 ईस्वी विक्रमी संवत, ऐसे लिख दिया। एक जगह लिख दिया 1899 ईस्वी, एक जगह लिख दिया 1956 ईस्वी, और एक जगह जैसे मान लीजिए लिख दिया कुछ भी 1965 ईस्वी विक्रमी संवत, इस तरह से कुछ लिख दिया। तो सही उत्तर जो है उसका क्या हो जाएगा, 1899 ईस्वी, क्योंकि विक्रमी संवत 1899 नहीं है, विक्रमी संवत तो 1956 था उस समय। कब की बात है, 1899 की। तो 1899 के अंदर भीषण अकाल पड़ा था। और जिस तरह से अंग्रेजों ने जो उपेक्षा बरती जनता के लिए, कि जनता इतनी भयंकर मर रही थी, हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, जो पशु हैं वो मर रहे हैं, पानी के लिए, अन्न के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं, आराम से अच्छी मौज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता के अंदर एक वो जो भावना है वो होगी, बेरोजगारी भयंकर होगी और जनता में असंतोष की भावना हो जाती है। तो इसने भी उन्होंने एक जागृति लाने का काम किया। एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण समारोह है, इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की है कि जो राणा फतेह सिंह जी हैं वो दिल्ली जो दरबार है उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया। वो सारी कहानी आपको मैंने पहले के बहुत समझा रखी है। केसरी सिंह बारड़ जी उन्होंने लिखा था चेतावनी रा चुंगटिया, कि साहब आप वंशज किनके हो वो अपने आप को देखो पहले, और आप उसके दरबार में जा रहे हो, दिल्ली दरबार में। तो ये फिर दिल्ली तो जाते हैं लेकिन वहां दिल्ली दरबार में नहीं गए। तो जब जनता को यह चीज पता चली कि हमारे राणा दिल्ली तो गए थे लेकिन ये वहां दरबार में नहीं गए, दिल्ली में, तो इन जनता के अंदर एक नव चेतना की भावना दौड़ती है, एक नव चेतना का संचार होता है, नव चेतना की लहर आती है, कि मतलब एक आत्म समान गौरव की भावना आती है कि हमारे राजा देखो कितने महान है, और कितने हमारा राजा का आत्म समान है कि वहां जो अंग्रेजों का दरबार लगा है उसमें नहीं गए। इसके बाद में आता है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। तो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां हैं वो ऐसी थी कि राजस्थान का आर्थिक जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया था, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये देखिएगा इसमें
अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, अब आपको पता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो इस तरह का सिस्टम कर दिया था कि गांव जो पहले आत्मनिर्भर होते थे, मैंने किसान आंदोलन के अंदर आपको बहुत डिटेल में चीजें समझाई है कि किसान आंदोलन की शुरुआत हुई क्यों थी, क्यों हुए थे किसान आंदोलन राजस्थान में। और सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होता है। तो अब उस समय अंग्रेजों ने सारे उद्योग धंधे जो थे, लोकल उद्योग धंधे थे, गांव के अंदर हर व्यक्ति मिलता था, कुम्हार, लोहार, सुनार, नाई, सब व्यक्ति होते थे। और अंग्रेजों ने जो सिस्टम किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य रह गया और वो था किसानी, यानी खेती करना। तो इनकी आर्थिक नीतियां थी जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, बुरी हालत होती है। तो उससे भी लोगों में एक भावना आती है कि अरे जो अंग्रेज हैं ये खराब है, इनको भगाओ यहां से। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। तो कांग्रेस का भी एक महत्वपूर्ण रोल था, एक ऐसा मंच मिल गया जहां, हालांकि आप देखिए दोनों तरह के अपने लाभ थे। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और जो स्थानीय नेता थे, जो भारत के उस वक्त जो बड़े बड़े महान नेताओं में आते थे, वो भी एक ऐसा मंच चाह रहे थे कि हमें एक ऐसी जगह मिले जहां हम अपनी बात रख सकें। तो दोनों अपना अपना लाभ देख रहे थे, अंग्रेज अपना लाभ सोच रहे थे और जो नेता थे वो अपना लाभ सोच रहे थे कि हमें एक ऐसी जगह मिले जहां हम अपनी बात रख सकें, एक संगठन बन जाए। हालांकि अंग्रेजों को 3-4 साल बाद में ही एहसास हो गया था कि उन्होंने कांग्रेस बना के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस को हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक नेता निकल निकल के आए थे कांग्रेस के अंदर उस समय। तो 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। 1888 के अंदर कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए थे। तो आप देख लीजिए कि तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है 85, 86, 87, 88, तीसरा नहीं चौथा। तो 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में ही हमारे अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरिविलास शारदा जी है राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर चले जाते हैं और कांग्रेस से संपर्क होना शुरू हो गया। इसके बाद में और भी हमारे नेता जाते रहे। इसके अलावा ब्रिटिश भारत को भी लोगों ने देखा, हमारे नेताओं ने समझा। अब देखिए, मान लीजिए एक बात तो ये समझिए कि मैं हमेशा एक ही जगह बैठा रहूं, जयपुर में। अब आज तो इतना मान लीजिए कि न्यूज़पेपर वगैरह है, सोशल मीडिया है, 5 मिनट के अंदर दीन दुनिया की सारी खबरें आ जाती है। उस वक्त कहां सोशल मीडिया और ये चीजें थी। तो जब व्यक्ति बाहर निकलेगा, भारत के स्तर पर जो इतने बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी संस्था थी उस समय, तो वहां जाकर के यहां के मान लीजिए 3 व्यक्ति गए, उन्होंने भारत के आए हुए इतने बड़े बड़े जो दूसरे नेता देखे जिनका वो नाम ही सुनते थे, उनको अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उनसे बैठते थे, उनसे बात करते थे कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या इनकी सोच है। फिर वो कोशिश करते थे कि हमारे यहां भी इस तरह का प्रयास हो। इसमें यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। इस बार आपसे पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। अब देखिए कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना होती है। जिस तरह कांग्रेस है तो उस तरह से स्थानीय स्तर पे हमारे कई यहां जो नेताओं के द्वारा स्थापना हुई कई संस्थाओं की, 3-4 मेन है और वही उन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्न रहता है। सबसे पहली है राजपुताना मध्य भारत सभा 1918। कहां स्थापना हुई थी? दिल्ली में। देखिए होता क्या है, 1918 में उस समय दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो भाग लिया तो उनका संपर्क जो है वो किससे हुआ? जो ब्रिटिश भारत के नेता थे और अन्य राज्यों के जो नेता थे। अब भारत में 550 से ज्यादा देसी रियासतें थी, तो अन्य जो रियासतें थी वहां से भी आए हुए लोग थे, और जो ब्रिटिश भारत तो था ही था, तो ब्रिटिश भारत से आए हुए लोग भी थे। इन सब से जब वो मिलते हैं तो फिर उनको लगता है कि हमारी भी एक ऐसी सभा होनी चाहिए, एक राजनीतिक संस्था होनी चाहिए। देखिए राजपुताना मध्य भारत सभा नाम क्यों रखा था? राजपुताना उस वक्त राजस्थान की जो एक पहचान ही क्या थी? राजपुताना मतलब यही बोलते थे राजस्थान के लिए कि राजस्थान मतलब राजपुताना। अच्छा, ये राजस्थान वाला भाग, यहाँ की जो भी राजस्थान से संबंधित जितने भी देसी रियासतें थी, मतलब यहां से कोई ना कोई आया हुआ व्यक्ति। एक अजमेर भी राजस्थान में ही है उस समय। तो
ये पूरा राजस्थान की जो पूरी बाउंड्री आज जो हम सारे जिले वगैरह देखते हैं कि इस बाउंड्री से जो भी है वो कौन कहां से मानते थे, राजपूताना से। और मध्य भारत से मतलब था उस वक्त जो एमपी वाला जो पार्ट था वो। तो कुछ वहां के नेता थे, कुछ हमारे नेता, इन्होंने मिल करके और एक सभा की स्थापना की, इसलिए हम इसको कहते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा। तो कहां स्थापना होती है? दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना होती है। ये आज भी है, मारवाड़ी पुस्तकालय आपको मिल जाएगा दिल्ली में, जो चांदनी चौक है उसके पास ही मिल जाएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो यहां राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना होती है। करने वाले कौन कौन हैं? तो एक तो गणेश शंकर विद्यार्थी, ये वही गणेश शंकर विद्यार्थी है, नाम इनका बहुत आया है, बिजोलिया किसान आंदोलन में भी हमने पढ़ा था कि इनका जो समाचार पत्र था प्रताप, कहां से निकलता था? कानपुर से। तो उसी समाचार पत्र के प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी जो समर्थन मिला, राष्ट्रव्यापी जो एक पहचान मिली, राष्ट्रीय पहचान मिलती है, वो इसी प्रताप समाचार पत्र के थ्रू मिलती है। तो ये वही गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। विजय सिंह पथिक हैं, जमनालाल बजाज हैं, ये सेठ थे जमनालाल बजाज। क्योंकि किसी भी चीज की हम स्थापना करेंगे तो उसमें कोई ना कोई सेठ होना जरूरी है, वरना अर्थ यानी पैसा कहां से आएगा? बिना पैसे के कोई संगठन की स्थापना भी नहीं होती। गिरधर शर्मा, पंडित गिरधर शर्मा, चांदकरण शारदा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती, तो ये कई महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति थे और इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया वो जमनालाल बजाज को, और गणेश शंकर विद्यार्थी को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। मुख्यालय क्या बनाया गया? कानपुर, जहां कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और बाद में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया था? अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। और ये जो इसका जो ये स्थापना होती है इस संस्था की मारवाड़ी पुस्तकालय में, वही इसका एक पहला अधिवेशन भी माना जाता है। यानी जब स्थापना हुई 1918 में तो वो इसका पहला अधिवेशन भी मान लिया गया। अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? पंडित गिरधर शर्मा। और राजपूताना मध्य भारत सभा का ओवरऑल जिसको हम कह सकते हैं कि मध्य भारत सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया? जमनालाल बजाज। क्योंकि पैसा जो आएगा वो आएगा तो यहीं से, जमनालाल बजाज जी। और गणेश शंकर विद्यार्थी इनको उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो लेकिन अब उसमें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी हमने पूरी मध्य भारत सभा का अध्यक्ष ही बनाया जमनालाल बजाज को, अब अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए हमें एक व्यक्ति को बिठा देंगे। कौन है? पंडित गिरधर शर्मा। तो ये ध्यान रखना, मैंने लिखा जमनालाल बजाज को अध्यक्ष और यहां लिखा है प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित गिरधर शर्मा। तो किस रूप में है ये? अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो पंडित गिरधर शर्मा करेंगे, और बाकी ओवरऑल इसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया? राजपूताना मध्य भारत सभा का जमनालाल बजाज को। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था राजस्थान के देशी राज्यों में जन जागृति उत्पन्न करना तथा वहां उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास करना। जितनी भी संस्थाएं बनेगी लगभग उनका उद्देश्य यही होगा। तो राजस्थान के जो देशी राज्यों में जन जागृति उत्पन्न करना, कि जो देशी रियासतें हैं वहां के लोगों के अंदर हम भावना जगाएं कि साहब अपने अधिकारों के लिए आप जागरूक बने, और वहां के जो शासक हैं उनको इस तरह से हम प्रयास करें कि वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। तो 1918 में जब इसकी स्थापना होती है तो वही इसका पहला अधिवेशन भी है। यही मैंने लिखा है, मतलब जो स्थापना हुई तो वही प्रथम अधिवेशन है यही 1918 में। पंडित गिरधर शर्मा ये अध्यक्षता करते हैं उस अधिवेशन की। दूसरा अधिवेशन अमृतसर में होता है 1919 में। तीसरा अधिवेशन होता है मार्च 1920 में, कहां? अजमेर में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जमनालाल बजाज। और चौथा अधिवेशन जो होता है दिसंबर 1920 में नागपुर में। तो अब ये पहला अधिवेशन कहां है? ये दिल्ली में ही है, जिस दिन स्थापना हुई, जब स्थापना होती है तो वही पहला अधिवेशन है इसका। अब एक चीज देखिए, उद्देश्य क्या है इसका राजपूताना मध्य भारत सभा का? कि जो देशी रियासतें हैं वहां के लोगों में जन जागृति लाना
और दूसरा वहां की देसी रियासतों के शासकों को ये कोशिश करना कि ये राजा यहाँ के जो हैं वो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास करें, हमारी कुछ तो भागीदारी हो। तो आप एक चीज देखिए, पहला अधिवेशन तो दिल्ली में ही है जब स्थापना हुई, दूसरा अधिवेशन हुआ है अमृतसर के अंदर, तीसरा अधिवेशन हुआ है अजमेर में, और चौथा अधिवेशन हुआ है नागपुर में। किसी भी देसी रियासत के अंदर अधिवेशन नहीं रखा गया। अजमेर आप कह सकते हो कि सर ये तो राजस्थान में था, राजस्थान में था जरूर, लेकिन ये एक तरह से उस वक्त क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, देसी रियासतों का कोई लेना देना नहीं था। अजमेर जो बिल्कुल मतलब यहां एजीजी बिठाने का उद्देश्य यह था कि वो यहां के राजाओं पर निगरानी रख सके, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो अजमेर में यह अधिवेशन आयोजित हो जाता है, किसी देसी रियासत में आयोजित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी राजा यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि तुम मुझे उत्तरदायी जो शासन की स्थापना के लिए बोलोगे। वो सीधा जेल में पकड़ के डालता और पहले तो उसको पीटते बुरी तरह नेता को, फिर देश निकाला देते थे, कभी कहीं भगा देते, कभी तो इसलिए बेचारे कम ही रहते थे क्या फालतू में पंगा होगा। अजमेर में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यहां कोई देसी रियासत का हस्तक्षेप नहीं है, और अंग्रेज कोई शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई कार्य कर रहा है तो उनको उस चीज से कोई आपत्ति नहीं थी। तो आप देख लीजिए देसी रियासत में नहीं हो रहा है, जबकि उद्देश्य देसी रियासत के लोगों को जागृत करना है। तो अमृतसर में हो गया दूसरा, तीसरा मार्च 1920 में अजमेर में, अध्यक्षता जमनालाल बजाज। चौथा जो होता है वो दिसंबर 1920 में होता है नागपुर में, और उसी समय नागपुर में दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन भी होगा। हालांकि कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में दिसंबर में वहां होता है, वैसे कांग्रेस के अधिवेशन लगभग दिसंबर माह में ही होते थे हमेशा, लगभग। कोई वजह होगी तो भले ही अलग वो किसी मंथ में रख दें, बाकी लगभग दिसंबर में होते थे। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होना था नागपुर में। तो राजपूताना मध्य भारत सभा के नेताओं ने कहा कि हम भी कहां करेंगे इस बार अधिवेशन, नागपुर में, और उसी समय के अंतराल में। तो यह कोई संयोग नहीं था कि उस समय कांग्रेस का भी था, कांग्रेस का सम्मेलन होना था दिसंबर 1920 में नागपुर में। इसलिए हमारे नेताओं ने, जो राजपूताना मध्य भारत सभा के नेता थे, इन्होंने कहा कि हमें भी कहां करना चाहिए इस बार, नागपुर। इसके बाद में देखिए, पहले इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे नागपुर वाले की, राजपूताना मध्य भारत सभा का? एनसी केलकर, यानी पूरा नाम पूछता तो नहीं है पर नाम बड़ा अच्छा है इनका, नरसिंह चिंतामणि, नरसिंह चिंतामणि केलकर। लेकिन ये भाग नहीं ले पाए, आ नहीं पाए। तब इनके स्थान पर जयपुर के थे गणेश नारायण सोमानी, ये नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। क्या बात है, इस चौथे अधिवेशन के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस अधिवेशन में एक प्रदर्शनी, कैसी प्रदर्शनी? उसमें राजस्थान के किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया था। देखिए, दिसंबर 1920 का समय है, और आपको जानते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन उस समय पीक पर था। विजय सिंह पति की एंट्री हो जाएगी, और एंट्री होने के बाद में पीक पर चल रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन, और राजस्थान के जितने भी किसान हैं उन सब की वही स्थिति है। तो हालांकि देखिए, कांग्रेस का सपोर्ट लेने का प्रयास हमारे नेताओं ने कई बार किया था, लेकिन कांग्रेस का एक एजेंडा था कि हमें ब्रिटिश भारत में काम करना है, हमें देसी रियासतों में हस्तक्षेप नहीं करना है। क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता था कि अगर हम देसी रियासतों में, पहले जो ब्रिटिश भारत है, ये मुख्य अंग्रेजों का मेन रोल तो यही है ब्रिटिश भारत में। देसी रियासतों में राजा हैं जो कि यहां के ही हैं। तो पहली बात तो जो राजा हैं वो ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि कांग्रेस उनके राजकाज में कोई हस्तक्षेप करे। तो कई कारण थे जिनकी वजह से कांग्रेस से डायरेक्ट इस तरह का हस्तक्षेप देसी रियासतों के कार्य में नहीं करना चाहती थी। तो उसी कारण से ये कई संस्थाएं बनानी पड़ी यहां के नेताओं को, और वहां एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें राजस्थान के कृषकों की दयनीय स्थिति को दिखाया गया। तो जब कांग्रेस के नेताओं ने, चूंकि वो उसी समय की बात है, नागपुर अधिवेशन उनका भी हो रहा है कांग्रेस का,
और इनका भी हो रहा है। और इन्होंने नागपुर में इसीलिए रखा था उसमें, ताकि जो कांग्रेस के नेता है हम उनको दिखाएं कि राजस्थान में किसानों की हालत देखिए कितनी खराब है। तो जब उन देखा नेताओं ने, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा ने दिखारा कि भाई यार ये हो तो बहुत गलत रहा है किसानों के साथ। 84 प्रकार के कर, एक आदमी पर एक कर लग जाता है तो ही वो 100 बार गाता है कि यार मेरे पे ये टैक्स लगा है। 84 प्रकार के कर, यार बहुत अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। तो फिर राजस्थानी नेताओं के दबाव में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें देसी राजाओं से प्रार्थना की गई, क्योंकि आप चूंकि हस्तक्षेप कैसे करें भाई, देसी रियासतों को कोई आप एक ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। कांग्रेस किस अधिकार से देसी रियासतों को ऑर्डर जारी करे? अंग्रेज तो कर सकते हैं क्योंकि उनके अधीन है देसी राजा, लेकिन कांग्रेस अपने आप में एक संस्था है। वो कैसे देसी रियासतों को यह कहेगा नहीं तुम्हें करना पड़ेगा? वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब प्लीज मान जाओ, आप राजा हो, जनता की भागीदारी थोड़ी सुनिश्चित करो अपने राजकाज में, कि प्रजा को जो है वो शासन में भागीदार बनाए। और साथ ही देसी राज्य के जो निवासी हैं उनको भी कांग्रेस का प्रतिनिधि बनने का अधिकार दिया गया, कि भाई जो आम जनता है देसी राज्यों की, देसी रियासतों की, वो भी कांग्रेस का जो है सदस्य बन सकती है, कांग्रेस के प्रतिनिधि बन सकती है। तो जब ये चीजें हुई तो अब जो ये संस्था है ये कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था के रूप में सामने आती है, कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था के रूप में बन जाती है। तो ये हो गया राजपूताना मध्य भारत सभा। इसके बाद में देखिए हम आगे पढ़ते हैं राजस्थान सेवा संघ 1919। देखिए राजस्थान के जो किसान आंदोलन जब हमने पढ़े तो राजस्थान सेवा संघ का जिक्र बहुत आता है। और उस समय राजस्थान सेवा संघ, आप ये मान लीजिए कि 1919 में 20, 21, 22, 23, 24, चाहे बिजोलिया किसान आंदोलन हो, चाहे बेगू किसान आंदोलन हो, चाहे भील आंदोलन हो, इस राजस्थान सेवा संघ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। चाहे अपने समाचार जो इनके थे समाचार पत्र, चाहे उनके माध्यम से अपनी बात किसी तक पहुंचाना हो, राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंचाना हो, जनता को जागरूक करना हो, राजाओं तक पहुंचाना हो, बहुत जबरदस्त प्रयास रहा। राजस्थान सेवा संघ का एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन फिर 1924 के बाद में स्थितियां थोड़ी विपरीत होने लग जाती है। और जैसे रामनारायण चौधरी हैं, इनको कभी इनको जेल होती है, कभी विजय सिंह पति को जेल होती है। तो धीरे धीरे फिर 1924-25 के बाद में जो है फिर धीरे धीरे आपस में क्या है, थोड़ा विचारों में एक टकराव की स्थिति शुरू हो जाती है। और इनमें जैसे थोड़ा थोड़ा है जो है वो आपस में जो बननी बंद हो जाती है, यूं कह लीजिए कि थोड़ा विचारों का टकराव आना शुरू हो जाता है। क्योंकि विजय सिंह पति को रामनारायण चौधरी एक एक इतना बहुत जबरदस्त साथ मानिए आप, लेकिन वो साथ 24-25 के बाद में वैसा नहीं रह पाता जैसा 1919 में इस संस्था की स्थापना से लेकर के और 1924-25 तक रहा। और फिर वो लगभग 28-29 तक आते आते ये संस्था जो है पूरी तरह से मृत प्राय हो जाती है, जैसे एक तरह से अस्तित्व ना के बराबर हो जाता है। लेकिन शुरू के 4-5 साल में राजस्थान सेवा संघ का बहुत जबरदस्त योगदान रहा। स्थापना कहां होती है? वर्धा में। वर्धा कहां है? महाराष्ट्र में। देखिए वर्धा से ही विजय सिंह पति ने एक समाचार पत्र और निकाला था, राजस्थान केसरी। ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान केसरी, विजय सिंह पति के द्वारा। तो स्थापना किस किस ने की थी राजस्थान सेवा संघ की 1919 में? स्थापनकर्ताओं में विजय सिंह पति का नाम आता है, सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है यहां। फिर रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, ये महत्वपूर्ण नेताओं में है। साथ में केसरी सिंह बारठ, अर्जुनलाल सेठी जी, इनका भी समर्थन माना जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है, सबसे महत्वपूर्ण नाम, तो फिर उसमें अगर एक नाम चयन करना हो तो फिर विजय सिंह पथिक होगा। और इनके साथ फिर रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर भी ये सब भी हैं। अक्टूबर 1920 में इस संस्था को कहां स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर। अभी भी देखिए स्थानांतरित कहां किया है? अजमेर किया है, किसी देसी रियासत में स्थानांतरित नहीं किया है। कोई भी राजा अपने यहां इस संस्था को लाने नहीं देगा, 2 मिनट में जेल के अंदर डाल देगा। तो कहां स्थानांतरित किया गया? अजमेर। अंग्रेजों को कोई मतलब था नहीं इस चीज से कि भाई ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब दिक्कत होगी तो फिर आप देखेंगे कि देशद्रोह का जो मुकदमा है वो, जैसे रामनारायण चौधरी, शोभाराम गुप्त, जो कि उस समय ये न्यूज़पेपर था तरुण राजस्थान, इसके संपादक थे, तो इन पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया।
सेवा संघ का जो मुख्य पत्र था तरुण राजस्थान, जिसके माध्यम से संघ की गतिविधियों का प्रसारण होता था। पहले इसको नवीन राजस्थान के नाम से जानते थे। मतलब लगभग जो 1921-22 का समय है तब नवीन राजस्थान आता है। और नवीन राजस्थान के बारे में जब सबको पता चलने लग गया कि इसके अंदर जो है ये किसान आंदोलन से संबंधित बातें लिखते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जो राजा है उसके खिलाफ लिखते हैं, तो फिर वहां पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों ने कह दिया भाई ऐसे नहीं चलेगा, हमने सोचा था तुम कुछ करोगे नहीं, तुम तो उल्टी पुल्टी बातें लिख रहे हो, अब कुछ बोल नहीं रहे तो इसका मतलब सारी बातें ऐसे लिखोगे। इन्होंने का कोई दिक्कत नहीं साहब, नवीन नवीन राजस्थान बंद कर दिया, उसी का ही नाम बदल के कर दिया तरुण राजस्थान। तो उस समय राजस्थान के सभी आंदोलनों, किसान आंदोलन का प्रमुखता से वर्णन किया गया था। ये जो समाचार पत्र थे इनमें 1 मार्च 1924 को रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त को तरुण राजस्थान पत्र में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। 1 मार्च 1924 को। तो इसमें जो रामनारायण चौधरी जी हैं इनको तो कोर्ट ने बरी कर दिया। शोभाराम गुप्त जो है इनको 2 वर्ष के कारागार की सजा होती है, 2 वर्ष की सजा होती है। तो गुप्त जी को जो 2 वर्ष का कारावास दिया गया और उसके बाद में देखिए लगभग 1924 में जो मेवाड़ सरकार थी उन्होंने विजय सिंह पति को क्या कर लिया, कैद कर लिया। फिर वो जब तक बाहर आते हैं, छूटते हैं, तो तब तक राजस्थान सेवा संघ के जो अधिकारी सदस्य, अब चूंकि देखिए जहां पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपसे मनमुटाव और नेताओं में, सदस्यों में शुरू हो जाते हैं। और फिर वो मतभेदों की जो खाई है वो इतनी फैलती गई कि फिर 28-29 तक आते आते जो इतना महत्वपूर्ण संघ था राजस्थान सेवा संघ, आप ये समझ लीजिए कि उस वक्त किसान आंदोलनों को बूस्ट करने का काम, गति में लाने का काम जिसने किया, नेतृत्व प्रदान करने का काम किया, वो सब नेता इसी राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे। लेकिन ये 28-29 तक आते आते पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाता है, एक तरह से खत्म हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट और आगे वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।